हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम फिर से एक नए टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। तो आप लोगों ने अभी देखा होगा कि वर्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने एक डेटा रिलीज़ किया है इन्फ्लेशन रेट के ऊपर। तो हमारे इंडिया की रैंक 13th है उसमें। और जो करंट इन्फ्लेशन रेट है वो 5.08% है। ओके, सो दिस इज़ द फैक्ट जो अभी रिलीज़ हुआ है डेटा। और उसके अलावा अगर हम फैक्ट की बात करें या कुछ कॉन्सेप्ट की बात करें कि इन्फ्लेशन होता क्या है। ओके, तो और इसे किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है और इसमें क्या वेरिएशंस है ना, क्या क्या इसमें कुछ मेन पॉइंट्स हैं वो अपन देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज़ इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन है मेजरमेंट ऑफ प्राइस का जो रेट ऑफ इंक्रीज होता है। ओके, रेट ऑफ इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, तो इन्फ्लेशन क्या है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये सिर्फ इंक्रीज नहीं है, प्राइस में इंक्रीज नहीं होता है इसमें ओनली। ओके, इसमें रेट ऑफ इंक्रीज है। यहाँ पे देखा जाता है कि कितने परसेंटेज से, कितने रेट से ही इंक्रीज हुआ है प्राइस, गुड्स और सर्विसेज दोनों का काउंट किया जाता है। ओके, तो ये तो हो गया हमारे इन्फ्लेशन की डेफिनीशन। अब देखते हैं अपन कि यहाँ पे, अच्छा देखो, यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को देखना है कि जब सबसे पहले कोई भी चीज़ है जो कि मार्केट में आई तो वो किस तरीके से आती है। एक तो उसका होता है कि होलसेल प्रोडक्शन होता है, एक रिटेल प्राइस हो, है ना, एक रिटेल होता है। जब कोई जो शॉप ओनर होता है वो क्या करता है कि अपने दुकान के लिए जो भी चीज़ें लेकर के आता है वो किस बेसिस पे खरीद के लाता है, होलसेल में खरीद के लाता है। ओके, तो जो वहाँ पे जो प्राइस इंडेक्स होता है उसे होलसेल प्राइस इंडेक्स बोला जाता है। और जब शॉप से कंज्यूमर खरीदते हैं वो रिटेल होता है। ओके, वहाँ पे सीपीआई देखा जाता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देखा जाता है। ओके, अच्छा देखो, यहाँ पे एक चीज़ और आप लोगों को ध्यान देनी है कि जो होल प्राइस इंडेक्स है वो सिर्फ और सिर्फ उसमें गुड्स इंक्लूडेड होते हैं, ना कि सर्विसेज। ओके, और जो सीपीआई होता है हमारा, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, उसमें गुड्स और सर्विस चार्ज दोनों इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, अब देखो, जब फैक्ट्री में कोई चीज़ बन रही है, होल प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पे, तो वहाँ पे सर्विसेज को काउंट नहीं किया जाता है क्योंकि वहाँ पे ही वो चीज़ बन रही है। ओके, और जब होलसेल मतलब फैक्ट्री से वो सामान लेकर के कहाँ तक पहुँचता है, वो शॉप तक पहुँचता है, तो उस पर सर्विसेज भी इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है ना, तो सीपीआई में गुड्स एंड सर्विसेज दोनों इंक्लूड होते हैं और डब्ल्यूपीआई में ओनली गुड्स इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद शॉप से वो किसके पास पहुंचती है, कंज्यूमर के पास पहुंचती है। ओके, तो यहाँ पे अब ये हो गया हमारा। इसके बाद अपन को देखते हैं कि इसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो देखो, ये दोनों तरीके से कैलकुलेट होता है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी होता है और मंथ ऑन मंथ बेसिस पे भी होता है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कैलकुलेट करने के लिए किसी एक पर्टिकुलर ईयर को बेस ईयर मान लिया जाता है और जिस ईयर का हम कैलकुलेट कर रहे हैं उससे उस प्राइस को डिवीज़न करके या सब्ट्रैक्ट करके वो जो गैप होता है, प्राइस गैप होता है, उसका रेट फाइंड किया जाता है। ओके, तो और अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि बेस ईयर क्या है। तो बेस ईयर 2012 को माना गया है। ओके, और इसके बाद अपन देख लेते हैं कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को थोड़ा और देख लेते हैं। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है? अ मेजर ऑफ चेंज in retail prices. Okay, in retail prices of goods and services which are consumed by defined population group in a given area with reference to base year. Okay, so कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या हुआ? ये चेंज इन रिटेल प्राइस को नापता है, मेज़र करता है, और गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस को, ओके, गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस को ये मेज़र करता है जो चेंज हुआ है उसके अंदर, और ये कंज्यूम किया गया है किसी एक डिफाइंड पॉपुलेशन ग्रुप के द्वारा। ओके, मतलब एक कोई कंट्री हो सकती है, एक कोई स्टेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो एक डिफाइंड पॉपुलेशन ग्रुप होगा। ओके, और यहाँ पे बेस ईयर किसको माना गया है? बेस ईयर 2012 को माना गया है। ओके, सो दिस इज़ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखते हैं कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कौन कंपाइल करता है हमारे इंडिया में, इस डेटा को कौन कंपाइल करता है, तो वो कौन सी बॉडी है? उस बॉडी का नाम है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ओके, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस।
NSO, okay, short form. Under the Ministry of Statistics and Program Implementation, ओके. सो इसके अंदर CPI को कंपाइल्ड किया जाता है, उसे फाइंड किया जाता है, मेजर किया जाता है. अच्छा, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि जो सबसे ज़्यादा कंजप्शंस है वो कौन से एरिया में होता है. तो देखो, इसे पूरी तरीके से एक डायग्राम के थ्रू समझा जा सकता है. मान लीजिए कि एक पूरा एक सर्कल है जिसमें से करीब सबसे ज़्यादा जो कंज्यूम होता है तो वो फूड एंड बेवरेजेस पे होता है. करीब 45.86% फूड एंड बेवरेजेस पे अपन का कंजप्शंस है, ओके. उसके अलावा हाउसिंग है, फ्यूल है, उसके अलावा क्लोथिंग है, फुटवेयर है, ओके. और हाँ, पैन और टोबैको भी है उसमें, और मिसलेनियस में बाकी सारी चीज़ें आपकी उसमें इंक्लूड हो जाती हैं. तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखो, बाकी चीज़ें तो आप इग्नोर कर सकते हो, बट हाँ, ये आपको याद रखना है कि जो सबसे ज़्यादा कंजप्शन होता है वो कौन से एरिया में होता है, तो वो फूड एंड बेवरेजेस पे होता है, ओके. करीब 45.86% जो एरिया है वो किसका है, जो कंजप्शन है किसका है, वो फूड एंड बेवरेजेस का है, ओके. सो दिस इज़ द CPI. और या एक चीज़ और है, CPI और WPI में जो डिफरेंस है उसमें से एक चीज़ ये भी है, जो हमने एक बात तो पहले ही कर ली है कि गुड्स एंड सर्विसेज में WPI में सिर्फ गुड्स इंक्लूडेड होते हैं, और CPI में सिर्फ और से CPI में गुड्स एंड सर्विसेज दोनों इंक्लूडेड होते हैं, और WPI में सिर्फ गुड्स इंक्लूडेड होते हैं, ओके. तो एक डिफरेंस तो ये हो जाता है, और जो दूसरा डिफरेंस है वो ये है कि WPI में हाउसिंग इंक्लूडेड नहीं होती है, और CPI में हाउसिंग भी इंक्लूडेड होती है, ओके. और हाँ, WPI में जो रूरल और अर्बन, इन दोनों का डेटा अलग अलग कैलकुलेट किया जाता है वहाँ, और जबकि CPI में दोनों को साथ में ही कैलकुलेट किया जाता है. सो या दिस इज़ इट फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल, एंड या हैव अ गुड डे.